नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानप्रीत क्लासेस के इस नए सेशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। ये वीडियो लेक्चर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि हमारा नीला ग्रह यानी जो पृथ्वी है उसको हम नीला ग्रह कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं? तो जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो वहाँ से हमें ये नीली दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है यानी हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है। और कितना हिस्सा पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, तो ये है लगभग 3/4 यानी कि 71%। इसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो आपको नीले में दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का जो है जलीय भाग है, तो ये 71% है। और लैंड की बात करें यानी स्थल भाग की करें कि स्थल कितना है, तो ये 29% है। यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मानचित्र होते हैं या ग्लोब होता है, उस पर नीले रंग का प्रयोग हम पानी को दिखाने के लिए करते हैं और ब्राउन या फिर भूरे रंग का प्रयोग जो है हम स्थल को दिखाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि जो बड़ी-बड़ी जलराशियाँ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम महासागर कहते हैं। बड़ी-बड़ी जलराशियों का मतलब हुआ जहाँ पर लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उनको हम महासागर कहते हैं। और जो भूमि का एक निरंतर बड़ा विस्तार होता है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। महासागर को इंग्लिश में ओशन कहते हैं और महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहते हैं। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये जो आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है ये महासागर है। और हल्का ग्रीन और ब्राउन रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है लैंड है यानी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। चलिए अब आगे देखते हैं, जल एवं भूमि का वितरण। यानी कि हमारी पृथ्वी है, उसमें जल और भूमि का वितरण किस प्रकार से है, इसको अब हम देखते हैं। तो पृथ्वी पर जो है महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या हैं? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यानी जो चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो जो दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध हैं, यहाँ पर महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं है, यानी वो समान रूप से नहीं है कि जितने उत्तरी गोलार्ध में है, उतने ही दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि भूमि का वितरण कैसा है? तो अधिकांश भूमि जो है, यानी भूमि जो है वो अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कितनी है उत्तरी गोलार्ध में? तो लगभग 61% जो भूमि है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और बाकी जो बचती है हमारे पास 39% वो दक्षिणी गोलार्ध में है। और अधिकांश जल जो है, यानी जो जल की अधिकांश मात्रा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम इस मैप में भी देख सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे बीच में एक लाइन जैसी दिख रही है ये वाली, तो ये इक्वेटर लाइन है यानी भूमध्य रेखा है। इसके जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो आपको हल्का ब्राउन और ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है लैंड है और जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर है। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो लैंड वाला हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है ज़्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलीय हिस्सा ज़्यादा है। तो इस कारण जो है उत्तरी गोलार्ध को जो है हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध भी कहते हैं यानी लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को इसी कारण हम जल गोलार्ध भी कहते हैं यानी वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं जल के वितरण के बारे में। तो ये तो हमने बात की थी अभी भूमि के वितरण के बारे में, अब बात करेंगे जल के वितरण के बारे में। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है, उसका अधिकांश भाग समुद्र में है, यानी पृथ्वी पर जितना भी जल है वो अधिकतर समुद्रों में है और यह खारा है। यानी जो समुद्रों में जल पाया जाता है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है जिसको हम नहीं पी सकते हैं। और समुद्रों में जो जल पाया जाता है वो लगभग 97% है, ये भी ध्यान में रखना है। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो 90% हिस्सा है जल का वो खारा है और वो समुद्रों में पाया जाता है। तो ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये इतना जल जो है हमारे पास खारा है जिसको हम सीधे पी नहीं सकते हैं। और फिर जो अलवणीय जल है,
यानी फ्रेश वाटर है, तो वो केवल हमारे पास 3% है, सिर्फ़ इतना सा ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अब बात करें कि अलवणीय जल यानी कि जो फ्रेश वाटर है, वो कुल जल का बहुत कम भाग है, यानी जितना भी जल पृथ्वी पर है उसका बहुत थोड़ा-सा भाग है, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और कितना है तो ये लगभग 3% है। और हमें अलवणीय जल जो है यानी फ्रेश वाटर है वो कहाँ-कहाँ से मिलता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमनद से मिलता है, हिमनद को हम ग्लेशियर कहते हैं और इसका अर्थ होता है जो बड़े-बड़े बर्फ़ों के पहाड़ होते हैं, उनको हिमनद कहा जाता है। हिमनदों के अलावा नदियों में हमें ये जल मिलता है, फिर झीलों में है और थोड़ा बहुत वायुमंडल में है और उसके अलावा भूमिगत जल में भी है, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है, वो भी इसी में शामिल होता है। ये तो हमने बात की जल एवं भूमि के वितरण के बारे में। अब बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो महासागर जो हैं, जिनको हम ओशन कहते हैं, तो ये हमारे पास कुल 5 महासागर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन-कौन से 5 महासागर हैं? तो पहला है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसको इंग्लिश में अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है। तीसरा है हिंद महासागर, जिसको इंग्लिश में इंडियन ओशन कहा जाता है। चौथा है दक्षिणी महासागर और पाँचवाँ है आर्कटिक महासागर। तो जिस क्रम में मैंने इनको लिखा है, ये इसी क्रम में बड़े से छोटे हैं। यानी कि सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर आता है और चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर आता है और पाँचवें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है। यानी आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। तो आकार की बात कर लेते हैं कि इनका आकार हमें कैसा दिखाई देता है जब इनको हम मैप में देखते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है ये हमें लगभग त्रिभुजाकार दिखाई देता है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये हमें एस आकार का दिखाई देता है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता है कि अब स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये पूछे ही जाते हैं। इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन भी लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर की बात करें तो ये लगभग वृत्ताकार है। तो ये वृत्ताकार इस तरह से जिस तरह का पाई होता है, जो बीच से खाली होता है और ये चारों ओर फैला हुआ है अंटार्कटिका के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये भी लगभग वृत्ताकार या फिर गोलाकार हम इसको कह सकते हैं और ये उत्तरी ध्रुव जो है उसके चारों ओर फैला हुआ है। कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर है इसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंद महासागर जो है ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और वो देश है हमारा भारत। दक्षिणी महासागर की बात करें तो दक्षिणी महासागर जो है इसको हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है और ये उत्तरी जो ध्रुव है उसके चारों ओर फैला हुआ है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये महासागर जो है इनके बीच कोई सीमा नहीं है कि हम देख लग सकें कि ये महासागर यहाँ से अलग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके बीच में कोई भी सीमा नहीं है। जो सीमाएँ हमने बनाई हैं, वो हमने अपने प्रचलन के लिए बनाई हैं, ताकि हम इनका अध्ययन आसानी से कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आप इधर देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि 2 हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रशांत महासागर एक ही है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो गोल पृथ्वी को इस तरह फ्लैट दिखाना कठिन होता है, इसलिए इस तरह से इसको जब दिखाते हैं, तो इसके 2 हिस्से हमें दिखाई देते हैं। तो ये प्रशांत महासागर है, एक ही है और ये वाला जो हिस्सा है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, यहाँ पे ये दक्षिणी महासागर है और यहाँ पे जो है ये आर्कटिक महासागर है। तो जब हम प्रशांत महासागर को देखते हैं, तो ये इस तरह का दिखाई देता है हमें, यहाँ से देखिए, तो ये कैसा लगता है? तो ये लगता है कि ये लगभग त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर को देखें तो ये यहाँ से इस तरह से दिखाई देता है, तो ये एस आकार का लगता है और ये हमारा हिंद महासागर है, तो ये भी लगभग कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये भी लगभग त्रिभुजाकार है।
और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर ये गोलाकार हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन महासागरों के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व की तरफ कौन-कौन से महाद्वीप लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर के पूर्व में जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम की बात करें तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लगते हैं। अब बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर जो है इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है यहाँ पे और यहाँ पे। और इसकी जो पूर्व वाली साइड है वहाँ पर यूरोप और अफ्रीका है। दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर है और उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर के जो उत्तर में एशिया है, यहाँ पे ये एशिया है। इसकी पूर्व की बात करें तो पूर्व में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दक्षिणी महासागर है यहाँ पे और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पे अफ्रीका है। दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में आपको इतना याद रखना है कि दक्षिणी महासागर जो है ये दक्षिणी ध्रुव या फिर अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है और आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हिंद महासागर के बारे में। जो बातें मैंने आपको अभी बताई वही बातें होंगी, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि आपकी किताब में हिंद महासागर के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो हिंद महासागर का विस्तार किस तरह का है? अभी हमने देखा कि हिंद महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है वो एशिया से जुड़ा हुआ है, पश्चिम में इसके अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। ये तो हो गई बात कि इसका विस्तार किस तरह से है। अब इसकी कुछ और बातें जान लेते हैं कि जो भारत है, उसके दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम में जो भाग है वह है अरब सागर और पूरब में जो भाग है वो है बंगाल की खाड़ी। जो आप इस मैप में भी देख सकते हैं, इसका जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ पर ये अरब सागर है और अरब सागर जो है ये हिंद महासागर का ही भाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरफ ये बंगाल की खाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये किस तरफ को है, ये पूर्व तरफ को है और ये हिंद महासागर का ही भाग है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो महासागर होते हैं, उनके जो छोटे-छोटे विस्तार होते हैं, उनको हम सागर या फिर खाड़ी कहते हैं। बात करें कि खाड़ी होती क्या है, तो खाड़ी जो है महासागर का वह भाग होता है जिसके चारों ओर यानी लगभग चारों ओर जो है वो भूमि होती है। तो ये थी महासागरों की बात। अब बात करते हैं महासागरों के अंदर जीवन कैसा होता है, यानी समुद्र के अंदर की दुनिया कैसी होती है। तो ज़मीन पर या समुद्र में, पानी में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उन सभी को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है वनस्पति जगत और दूसरा होता है प्राणी जगत। तो बात करें समुद्री वनस्पति जगत की, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वनस्पति जगत होता है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो बात करें समुद्री वनस्पति की यानी ओशियन फ्लोरा के बारे में, इसमें आपको सबसे पहले ये बात रखनी है याद कि होता क्या है फ्लोरा यानी वनस्पति जगत जो है ये होता क्या है? तो वनस्पति जगत जो है किसी विशेष क्षेत्रीय कालखंड में पाए जाने वाले पेड़-पौधे होते हैं, यानी जो पेड़-पौधे होते हैं वो वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। तो समुद्री वनस्पति जो है इसमें जो है छोटे पौधों से लेकर सभी समुद्री शैवाल जो हैं वो शामिल होते हैं। अब बात करते हैं प्राणी जगत के बारे में, तो प्राणी जगत के बारे में पहले जान लेते हैं होता क्या है? तो प्राणी जगत को हम फ़्यूना कहते हैं और ये किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले जीव-जंतु होते हैं। यानी प्राणी जगत के अंतर्गत जीव-जंतु आते हैं और वनस्पति जगत के अंतर्गत पेड़-पौधे आते हैं और इनको इंग्लिश में फ्लोरा और फ़्यूना कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो समुद्री जो प्राणी जगत है, उसमें हज़ारों प्रजातियों की मछलियाँ, डॉल्फ़िन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी समुद्री जीव जो हैं वो शामिल होते हैं। आगे है, समुद्र में गहराई के साथ-साथ जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर समुद्र में सूर्य की लाइट पहुँचती है, वहाँ पर जीवन कुछ अलग तरह का होता है। उसके नीचे कुछ अलग तरह का होता है और समुद्र का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जहाँ पर अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर जो है जीवन अलग तरह से पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं
महासागर और आपदाओं के बारे में, यानी महासागरों में किस-किस तरह की आपदाएँ आती हैं। तो महासागरों में 3 तरह की आपदाएँ बहुत आती हैं। पहला होता है तूफ़ान, दूसरा होता है चक्रवात और तीसरा होता है सुनामी। तो ये 3 आपदाएँ जो हैं महासागरों में ज़्यादातर आती हैं। तो बात करें तूफ़ान और चक्रवात की, तो तूफ़ान और चक्रवात जो है बादलों के विशाल समूह होते हैं और यहाँ से जो है, जो बादलों के विशाल समूह होते हैं, इन्हीं के कारण जो है महाद्वीपों पे, यानी जो स्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा होती है। इसका उदाहरण हम देखें तो भारत का जो मानसून है वो समुद्र में तूफ़ान या फिर चक्रवात के कारण ही आता है। सुनामी की बात करें तो सुनामी जो है समुद्र में भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आती है। इसमें जो है समुद्र का जल जो है वो ज़मीन पर आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ी-सी जानकारी सुनामी के बारे में और दे दूँ तो सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात रही महासागरों के बारे में। अब आगे बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में कि महाद्वीप कितने हैं और इनको हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब महाद्वीप जो है 4, 5, 6 या 7 कितने हैं? तो हम अपने हिसाब से 4, 5, 6 या 7 महाद्वीप कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम कभी 4 महाद्वीप, कभी 5, कभी 6, कभी 7 महाद्वीप कहते हैं? तो इसके पीछे भी एक कारण है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, वो एक ही भाग है, लेकिन उनको हम अलग-अलग महाद्वीप भी मानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो यूरोप और एशिया है, वो भी एक ही भूभाग है, लेकिन उसको भी हम अलग-अलग महाद्वीप कहते हैं। तो यूरोप और एशिया को अलग-अलग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण जो है यूरोप का विकास कुछ अलग तरह से हुआ और एशिया जो है उसका विकास अलग तरह से हुआ, इसलिए हम इसको अलग-अलग मानते हैं। इसके अलावा अफ्रीका जो है ये भी यूरेशिया के साथ जुड़ा हुआ, यानी यूरोप और एशिया के साथ जुड़ा हुआ भाग है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग-अलग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर बात करें कि 4 महाद्वीप कौन-कौन से हैं, तो 4 महाद्वीप में आता है अफ्रीका और यूरेशिया, ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद आता है अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। बात करें कि 5 महाद्वीपों में कौन-कौन से आते हैं, तो 5 महाद्वीपों की जब बात करते हैं तब अफ्रीका अलग हो जाता है, यूरेशिया वैसे ही रहता है, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। जब हम बात करते हैं 6 महाद्वीपों के बारे में, तो 6 महाद्वीपों में आता है अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका के 2 भाग कर देते हैं हम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसके अलावा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। जब हम बात करते हैं 7 महाद्वीपों की, तो 7 महाद्वीपों में आते हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो यूरेशिया है, तो यूरेशिया किसे कहते हैं? तो यूरेशिया कहते हैं हम यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। जब यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ लिया जाता है, तो हम यूरेशिया उसको कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कुल 7 महाद्वीप हैं और व्यवहार और प्रचलन में 7 महाद्वीपों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी हम आम बोलचाल में भी और जब हम महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, तो हम 7 महाद्वीपों का ही अध्ययन करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका आता है, 5वें पर अंटार्कटिका आता है, छठे पर यूरोप और सबसे छोटा जो है ये 7वें नंबर पर जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं द्वीपों के बारे में। ये भी आपने काफ़ी सुने होंगे कि द्वीप होते हैं जिनको हम इंग्लिश में आइसलैंड कहते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या हैं? तो द्वीप जो है ये चारों ओर से जल से घिरे हुए भाग को कहा जाता है। यानी पानी से जो चीज़ चारों ओर से घिरी होती है उसको हम द्वीप कहते हैं। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। जब आप मैप देखेंगे तो आप उसमें पाएँगे कि जो महाद्वीप हैं वो भी चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। लेकिन हम उनको द्वीप नहीं कहते हैं, तो इसका कारण है कि उनका आकार बड़ा होता है, इसलिए हम उनको महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीप किस तरह के होते हैं? तो द्वीप इस तरह के होते हैं। देखिए बीच में एक भूमि वाला हिस्सा है और ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरह के जो हिस्से होते हैं उनको हम द्वीप कहते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो
ग्रीनलैंड है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में जो है 1300 से अधिक जो हैं द्वीप हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, कौन-कौन से? तो बंगाल की खाड़ी में जो है, वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में जो है, वो है लक्षद्वीप। ये जो है भारत के 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में टोटल जो है वो 1300 से भी अधिक द्वीप हैं, ये भी ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं महासागर और जीवन के बारे में, यानी महासागरों का जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो पृथ्वी की जलवायु निर्माण में महासागर और महाद्वीप जो हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभावों को हम अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो महासागर हैं और महाद्वीप हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका जो प्रभाव है, वो हम अपने इतिहास, संस्कृति और जो दैनिक जीवन हम जी रहे हैं, उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, ये जो हैं पर्यावरण के आवश्यक भाग हैं, यानी पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर ये पर नहीं होगा। तो ये पर्यावरण के ज़रूरी हिस्से हैं। अगर ये नहीं होंगे तो पर्यावरण भी ठीक तरह से संतुलित नहीं रह पाएगा। तो किस तरह से पर्यावरण के लिए ज़रूरी हैं? तो महासागर जो हैं पृथ्वी के जल चक्र का भाग हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो महासागर हैं ये पृथ्वी का जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, उसका ये भाग है। आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि महासागरों का कितना महत्व है। इसके अलावा विश्व की जो आधी ऑक्सीजन है, महासागर वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये विश्व की आधी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि महासागर जो है, मानव जाति को प्रभावित कैसे करते हैं। तो प्राचीन काल से ही यानी बहुत पुराने समय से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम समुद्रों का सहारा लेते हैं। व्यापार करने के लिए भी हम समुद्रों का सहारा लेते हैं और व्यापार जब हम करते हैं तो हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। उसके लिए महासागरों का उपयोग हम प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। इसके अलावा महासागर प्राचीन काल से ही हमारे लिए भोजन के भी स्रोत रहे हैं। जो मछलियाँ होती हैं या समुद्री जो जीव-जंतु होते हैं जिनको मानव खाते हैं, वो हमें महासागरों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें महासागरों की विशेष भूमिका रहती है। आपने देखा होगा कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनका जीवन ज़्यादातर समुद्रों पर यानी महासागरों पर ही निर्भर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर में आपके दिए गए हैं, अब उनको हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। सबसे पहला है कि जो भारतीय नौसेना यानी भारतीय नेवी जो है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, उस पर जो आदर्श वाक्य लिखा गया है, वह है सम नो वरुणः, जिसका अर्थ होता है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वरुण कौन है? तो वरुण जो है जल के वैदिक देवता हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जल के वैदिक देवता कौन हैं? या फिर भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः, जिसका अर्थ होता है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है वो है कि 1981 में जो है भारत ने अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नामक जो है एक वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किया था और इस वैज्ञानिक केंद्र में जो है लगभग 40 जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने शोध कार्य किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर 1984 के बाद जो है भारत ने अंटार्कटिका में 2 और वैज्ञानिक केंद्र खोले हैं। एक खोला था 1989 में जिसका नाम है मैत्री और एक खोला था 2002 में जिसका नाम है भारती। यहाँ पे य नहीं होगा, यहाँ पे केवल भारती होगा। तो ये जो मैत्री और भारती हैं, ये दोनों अभी भी काम कर रहे हैं, यानी ये सक्रिय हैं और दक्षिणी गंगोत्री जो वैज्ञानिक शोध केंद्र है, ये बंद हो चुका है, ये भी
ध्यान में रखना है। और यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में मैंने प्रश्न देखे हुए हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क आपको कर लेना है। चलिए अब अगला फैक्ट देखते हैं। इसमें है कि जो ओलंपिक खेलों का झंडा है, उस पर 5 छल्ले होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओलंपिक खेलों का जो झंडा है, उस पर कितने 5 छल्ले होते हैं। जो 5 आबाद यहाँ देश नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 आबाद महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो 5 आबाद महाद्वीप कौन-कौन से हैं? उसमें है एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं 5 छल्ले जो कि ओलंपिक खेलों के झंडे पर हैं। चलिए अब अगला फैक्ट देखते हैं। इसमें है कि 26 दिसंबर 2004 को जो है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पर जो है एक भूकंप आया था, जिसके कारण हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिसमें 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, पर आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। अब जो लास्ट फैक्ट है, वह है कि प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस को? ये मनाया जाता है महासागरों के संरक्षण के लिए। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही। अगर हम बात करें कि आज हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं, महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। उसके बाद हमने महासागरों के बारे में जाना कि हमारे 5 महासागर हैं। उसके बाद हमने महाद्वीपों के बारे में जाना कि हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, लेकिन हम उनको 4, 5, 6 और 7 में विभाजित कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये जाना कि पृथ्वी पर जो है जल और जो भूमि है उसका वितरण समान नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर पानी है और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर ज़मीन है। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं एसएसटी के यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये 3 जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 देख लिया है, चैप्टर नंबर 2 आज हमने देखा। अब जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।